हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी में पाठ 8 पढ़ाऊँगा, क्रिया तथा उसके काल। क्या है पाठ का नाम? क्रिया तथा उसके काल। क्रिया। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। आशीष पुस्तक पढ़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, चंद्रशेखर वीर क्रांतिकारी थे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति है। इन वाक्यों में आए शब्द पढ़ रहा है, दौड़ रहे हैं, थे तथा हैं शब्दों से किसी कार्य का करना अथवा होना प्रकट होता है। ये सभी शब्द क्रिया हैं। ये सभी शब्द क्रिया हैं। क्रिया के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। इन सभी शब्दों से किसी न किसी कार्य का करना अथवा होना अवश्य पाया जाता है। इस प्रकार क्रिया के दो प्रमुख लक्षण हैं: किसी कार्य का करना अथवा प्रकट करना तथा किसी कार्य का होना अथवा प्रकट होना। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना अथवा होना प्रकट होता है क्रिया कहलाते हैं। वे शब्द जिनसे कार्य का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रिया द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने दोनों का संकेत होता है। जैसे कार्य का होना, हवा चल रही है, पानी बरस रहा है। कार्य का करना, अमन पत्र लिख रहा है, सलोनी पुस्तक पढ़ रही है। अब आता है धातु। क्रिया का वह अंश जो क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से पाया जाता है धातु कहलाता है। क्रिया का वह अंश जो क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से पाया जाता है धातु कहलाता है। जैसे लिखना, लिखा, लिखते, लिखेगा, लिखूँगा, लिखेंगे, लिखो, लिखें, लिखूँ आदि सभी में लिक अंश समान रूप से विद्यमान है। ये विद्यमान है यानी स्थित है, अतः लिक धातु है। यहाँ कौन सी धातु हुई? लिक। इसी प्रकार पढ़, खेल, हंस, देख आदि धातु के उदाहरण हैं। धातु का अर्थ होता है क्रिया के सभी रूपों को धारण करने वाला। मूल धातु के अंत में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ जमा ना, पढ़ना, खेल जमा ना, खेलना आदि। अब आते हैं क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद माने जाते हैं: सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। कितने भेद क्रिया के? दो। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहला आता है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर्म होता है तथा क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उन क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी क्या कहा? जिन क्रियाओं के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर्म होता है तथा क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, तो उन क्रियाओं को सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे अर्पित गाना गाता है, प्रभा अखबार पढ़ती है, शशि आम खाती है। तो इन वाक्यों में आए क्रिया शब्दों गाता है, पढ़ती है तथा खाती है के साथ क्रमशः गाना, अखबार तथा आम कर्म है। अतः
उपर्युक्त वाक्यों में आई क्रियाएं सहकर्मक हैं। सहकर्मक क्रियाओं को पहचानने हेतु क्रिया के साथ क्या, किसने या किसको प्रश्न जोड़िए। यदि उचित उत्तर मिले तो क्रिया सहकर्मक होती है, अन्यथा क्रिया अकर्मक होती है। जैसे आशीष ने दूध पिया। जैसे आशीष ने दूध पिया, तो प्रश्न नीचे दिया इसका, आशीष ने क्या पिया? उत्तर दूध। अतः पिया यानी पीना क्रिया सहकर्मक है। आगे, सीमा गीत गा रही है। प्रश्न, सीमा क्या गा रही है? उत्तर मिला गीत। क्या? गीत। अतः गा रही है गाना क्रिया सहकर्मक है। सहकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया तथा द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया, जिन सहकर्मक क्रियाओं के साथ एक कर्म पाया जाता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, बच्चा फूल तोड़ता है। पढ़ता है क्रिया के साथ एक कर्म पुस्तक तथा तोड़ता है क्रिया के साथ एक कर्म फूल का प्रयोग है। यानी यहाँ पर क्या हुआ? एक कर्मक क्रिया। क्या? वह पुस्तक पढ़ता है, बच्चा फूल तोड़ता है, केवल एक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रियाएं, कुछ सहकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, नानी जी बच्चों को कहानी सुनाती है। इन दोनों वाक्यों में क्रमशः पढ़ाते हैं तथा सुनाती है क्रिया शब्द हैं। पढ़ाते हैं क्रिया के साथ विद्यार्थियों तथा पाठ कर्मों एवं सुनाती है क्रिया के साथ बच्चों तथा कहानी कर्मों का प्रयोग किया गया है। अर्थात इन क्रियाओं में दो दो कर्मों का प्रयोग किया गया है। अतः ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में क्या तथा किसे प्रश्न करें तो उत्तर में दोनों कर्म मिलते हैं। जो कर्म क्या के उत्तर में प्राप्त होता है वह प्रधान कर्म तथा जो कर्म किसे अथवा किसको के उत्तर में प्राप्त होता है वह गौण कर्म कहलाता है। उसने मुझे आम दिया। प्रश्न, उसने मुझे आम दिया। अब प्रश्न किया है, इस वाक्य का प्रश्न बनाया है। उसने मुझे क्या दिया? उत्तर आम। प्रधान कर्म हुआ आम। प्रश्न, उसने किसे आम दिया? उत्तर मुझे। ये हुआ गौण कर्म। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है तथा क्रिया के व्यापार का फल सीधा ही कर्ता पर पड़ता है वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अनमोल रो रहा है, आशीष खड़ा है, यह आम का वृक्ष है। इन वाक्यों में आए क्रिया शब्दों रो रहा है, खड़ा है तथा है के साथ किसी भी कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है और न ही इनके साथ किसी कर्म की आवश्यकता है। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब आता है हमारा रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया,
नाम धातु क्रिया, करंदत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। कितने भेद हुए? 5। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, करंदंत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब सबसे पहला संयुक्त क्रिया। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। रेलगाड़ी चली गई, अनिल गिर पड़ा। इन वाक्यों में चली गई तथा गिर पड़ा क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। ये क्रियाएं दो दो क्रियाओं से मिलकर बनी हैं। जैसे चली गई बराबर चली जमा गई, गिर पड़ा गिर जमा पड़ा। इस प्रकार की क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तब इसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। संयुक्त क्रियाओं में आई प्रथम क्रिया को मूल क्रिया तथा अन्य क्रियाओं को रंजक क्रियाएं कहा जाता है। मूल क्रिया वाक्य में मुख्य अर्थ व्यक्त करती है। जैसे आशीष सो गया, आशीष सो गया। इस वाक्य में सो मूल क्रिया तथा गया है रंजक क्रिया, जबकि सो गया है संयुक्त क्रिया। अब रंजक क्रियाएं मूल क्रिया के साथ आकर अर्थ में विशेषता प्रकट कर देती हैं। रंजक क्रियाएं जो हैं मूल क्रिया के साथ में आकर उनके अर्थ में विशेषता प्रकट कर देती हैं। जब रंजक क्रियाओं का प्रयोग अकेले है तब ये मुख्य क्रियाओं के साथ ही कार्य करती हैं। देना, लेना, पढ़ना, डालना, चाहना, रहना आदि क्रियाओं का प्रयोग रंजक क्रियाओं की भांति किया जा सकता है। जैसे वह दिन भर सोता रहता है, रंजक क्रिया। वह मुरादाबाद में रहता है, मुख्य क्रिया। उसे लड़ना पड़ा, रंजक क्रिया। यहाँ क्या पड़ा है, मुख्य क्रिया। वह रोने लगी, रंजक क्रिया। तीर सीधा निशाने पर लगा, मुख्य क्रिया। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पिता ने पुत्र से पानी मंगवाया, हमने बढ़ई से मेज बनवाई। उपर्युक्त वाक्यों में कर्ता पिता हमने किसी अन्य से कार्य करवाता है। पानी मंगवाने तथा मेज बनवाने का कार्य कर्म पुत्र व बढ़ई से करवाया जा रहा है। मंगवाया तथा बनवाई क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। वे क्रियाएं जिनसे ये पता चले कि स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। अब प्रेरणार्थक क्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ कार्य की प्रेरणा देता है तब वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी जो है कर्ता जो है स्वयं भी कार्य में सम्मिलित रहता है, खुद भी कार्य करता है और दूसरों को उसकी प्रेरणा भी देता है। जैसे मैं बच्चों को रुलाता हूँ, वह सबको गीत सुनाती है। यहाँ मैं भी हूँ और बच्चे भी हैं, वह भी है और सबको भी है। द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके द्वितीयक प्रेरणार्थक जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है
तब वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे वह अपने दोस्तों से मुझे पिटवाता है, यानी खुद नहीं कर रहा कार्य, दूसरों से करा रहा है, तो यहाँ क्या होगी? द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। मैं लोगों को उससे गाने सुनवाता हूँ। मैंने अपने पुत्र को गाड़ी चलाना सिखाया। मैंने अपने पुत्र को गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, कार चलाना सिखवाया। अब इसके बाद आती नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे शर्म से शर्माना, बात से बतियाना आदि। अब संज्ञा शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। संज्ञा क्रिया: लालच, ललचाना, हाथ, हथियाना, चक्कर, चकराना, लोभ, लुभाना, फिल्म, फिल्माना, बात, बतियाना, बात, बतियाना। अब आता है विशेषण शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। विशेषण शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। विशेषण क्रिया: तोतला, तुतलाना, गर्म, गरमाना, दोहरा, दोहराना। तोतला, तुतलाना, गर्म, गरमाना, दोहरा, दोहराना। सर्वनाम शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। सर्वनाम क्रिया: अपना, अपनापन, अपना, अपनापन। अब आता है करंदंत क्रियाएं। करंदंत क्रिया: जो क्रियाएं शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई जाती हैं। जो क्रियाएं शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें करंदंत क्रियाएं कहते हैं। जैसे चल जमा ता, चलता, वर्तमान कालिक करंदंत। चल जमा आ, चला, भूतकालिक करंदंत। चल जमा कर, चल कर, पूर्वकालिक करंदंत। इसके बाद आता है पूर्वकालिक क्रिया। किसी मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। किसी मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे वह अभी सोकर उठा है, वह अभी सोकर उठा है। मैं भागकर अपने घर गया। इन वाक्यों में उठा है तथा गया मुख्य क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से पूर्व, सोकर तथा भागकर क्रियाएं भी प्रयुक्त की गई हैं। अतः ये क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब है क्रियापद। वे क्रियापद जिनमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं उन्हें क्रियापदबंध कहा जाता है। क्रियापदबंध: वे क्रियापद जिनमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं उन्हें क्रियापदबंध कहा जाता है। जैसे मुझे देखते ही वह उठकर चला गया। मुझे देखते ही वह उठकर चला गया था। उठकर चला गया था। आशीष को सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार दिया गया था। आशीष को सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? तो ये पदबंध हो गया, इसको पद में बांध दिया।
इन वाक्यों में उठकर चला गया था तथा दिया गया था क्रियापद बंद हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आज यहीं तक है। आधा पाठ पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया। आप भी इसको पढ़ें, समझें, और इसके बाद आधा पाठ नेक्स्ट। तो जो भी कार्य आपको दिया जाता है उसको आप भली प्रकार से पढ़ें, याद करें, अपनी नोटबुक में उतारें और स्वच्छ कार्य किया करें और याद भी करते रहें। तो बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।